सश्रम कारावास, आजीवन के साथ सश्रम कारावास सुनाया और 1-1 लाख रुपया वादी के परिवार को क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया। इसने खाकी और काले कोट की स्त्री लिहाड़ी बेइज्जती कर ली, इसको फांसी की सजा सुनाई गई। 17 साल लंबी कानूनी लड़ाई, वकीलों की सैकड़ों दलीलें और 60 से ज्यादा गवाहों के बयान सुनने के बाद प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट ने उमेश पाल को अगवा करने के मामले में माफिया अतीक अहमद को दोषी करार दिया। कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस मामले में अतीक के साथी दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ को भी उम्र कैद की सजा हुई है। अपहरण केस में इसको आजीवन कारावास हुआ है, लेकिन बाद में मेरे बेटे का मर्डर हुआ। मेरा बेटा कलम की लड़ाई लड़ता था, बम गोली की नहीं लड़ता था, इसलिए कलम की लड़ाई को उल्लंघन करके काले कोट खाकी वर्दी की बेइज्जती कर दी। इसलिए मेरा यही निवेदन है, जो भी अदालत फैसला दे, मुझे मुख्यमंत्री जी के ऊपर विश्वास है कि मेरे बेटे का मर्डर का इनको फांसी की सजा सुनाए। न्यायपालिका ने न्याय दिया है, मैं उनके न्याय का सम्मान करती हूँ, और लेकिन मैं इस मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि इन्हें चाहे जैसे भी हो, इनको कारावास दिया गया है, नहीं मिलते हैं, ये कारावास में भी घटना कर सकते हैं। इस वजह से मैं ये चाहूंगी कि मुख्यमंत्री जी इन्हें खत्म करें, चाहे जो जाए, ये नहीं रहना चाहिए, अशरफ अतीक अहमद नहीं रहना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। माफिया अतीक अहमद की हनक का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि उस पर 101 मामले दर्ज हैं, लेकिन पहली बार उसे किसी मामले में सजा सुनाई गई है। बाकी तमाम मामलों में किसी केस में ट्रायल चल रहा है तो किसी केस में ट्रायल तक शुरू नहीं हुआ। इस मामले में भी केस को लटकाने और भटकाने के लिए कई बार कोशिश की गई, लेकिन आखिरकार इस बार अतीक अपनी साजिश में नाकाम रहा। लेकिन जिन उमेश पाल ने इंसाफ के लिए लंबी लड़ाई लड़ी, वो अब इस दुनिया में नहीं है। उमेश पाल ने 5 जुलाई 2007 को खुद को अगवा करने की एफआईआर दर्ज करवाई थी। 23 दिसंबर 2009 को पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट के बाद कोर्ट में ट्रायल शुरू होने में 7 साल का वक्त लगा। 3 सितंबर 2016 को अदालत में ट्रायल की शुरुआत हुई। 1 मई 2019 को अभियोजन पक्ष की तरफ से कोर्ट को सभी सबूत उपलब्ध करा दिए गए। इसके बाद अतीक अहमद की ओर से 2 गवाहों की फिर से गवाही कराने की अर्जी दी गई। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ 2 रिवीजन पिटीशन हाई कोर्ट में दाखिल की गई। हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने पर अतीक ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने अतीक की याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एमपी एमएलए कोर्ट को 6 हफ्ते में सुनवाई पूरी करने और फैसला सुनाने का निर्देश दिया, जिसके बाद ये मामला फैसले की लक्ष्मण रेखा तक पहुंचा। अपहरण केस में अतीक अहमद की ओर से कोर्ट में कुल 51 गवाह पेश किए गए थे, जबकि अभियोजन पक्ष सिर्फ 8 गवाह ही पेश कर सका। बावजूद इसके अतीक अहमद सजा से बच नहीं सका। जब ये सारी गवाहियां हो गई तो इन्होंने अनगिनत जो है डिफेंस में गवाह प्रस्तुत करने के लिए तमाम प्रयत्न किए, लटकाने भटकाने का प्रयत्न किया। हाई कोर्ट और यहाँ की कोर्ट ने उस पर ऑब्जर्वेशन दिया कि आपने जो है अगर सही तथ्य रखने हैं तो 5 गवाह ही काफ़ी होते हैं, लेकिन इन्होंने 51 गवाह जो है अभियोजन के 8 गवाहों की तुलना में 51 गवाह इन्होंने अपने पक्ष में रखे। वो भी जो अपराधी किस्म के लोग थे, जिनकी क्रिमिनल हिस्ट्री थी, उनको रखा। उमेश पाल अपहरण केस में कुल 11 आरोपियों पर केस दर्ज हुआ था। इनमें से 1 आरोपी की मौत हो चुकी है, जबकि 7 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। इनमें सबसे बड़ा नाम अतीक अहमद के भाई अशरफ का है। बताया जा रहा है कि 28 फरवरी 2006 को उमेश पाल के अपहरण के वक्त अशरफ जेल में था और शायद यही वो कारण रहा जिसके चलते कोर्ट ने अशरफ को बरी कर दिया। अशरफ दोष मुक्त कर दिए गए, तो क्या आप बरेली लौट जाएंगे वापस बरेली जेल में? निश्चित रूप से। जो अशरफ जो दोष मुक्त हो गए हैं, कहीं ना कहीं वो न्याय हित के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इसीलिए कहना चाहूँगी अशरफ का छूट जाने का मतलब है, क्योंकि पहली बात तो अतीक और अशरफ में कोई अंतर नहीं है।
दोनों जब भी कुछ षड्यंत्र हुआ है, कोई हत्या हुई है, तो सब एक सोच रही है। इस बीच अतीक अहमद की ओर से भी साफ कर दिया गया है कि एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। न्यायालय का सम्मान है, हम हाई कोर्ट जाएंगे, सजा गलत हुई है। मतलब उमेश पाल अपहरण केस में अभी कानूनी लड़ाई का महज एक चैप्टर ही खत्म हुआ है। कानून के रास्ते पर आगे लंबी लड़ाई बाकी है।